एवरीवन? यस यस एवरीवन, सबको पूरा बोर्ड प्रॉपरली दिख रहा है ना? यस, ठीक है। यस, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं वेक्टर इक्वेशन देखूंगा, फिर मैं कार्टेशियन इक्वेशन देखूंगा। वेक्टर इक्वेशन मतलब किसी वेक्टर के टर्म्स में, और कार्टेशियन इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में। अच्छा, मुझको ये बताओ, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, प्लेन का कोई डायरेक्शन होता है? प्लेन का कोई डायरेक्शन हो सकता है? प्लेन का कोई डायरेक्शन ही नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं इस बोर्ड का बोलूं तो इस बोर्ड का कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन क्या तुमको ये समझ में आता है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होगा? क्या इस बोर्ड के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होगा? यस, इस बोर्ड का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तुमको ये समझ में आता है, ये लाइन, ये जो दिस एंड दिस और दिस, क्या ये सारे के सारे वेक्टर सेम है? यस, सारे वेक्टर सेम होंगे। मतलब अगर ये मेरा प्लेन है, सपोज करो ये प्लेन है, तो क्या ये वेक्टर का डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? यस, सेम है, क्योंकि वेक्टर वेक्टर सेम डायरेक्शन लेके कहीं पे भी मूव कर सकता है ना। तो वेक्टर का डायरेक्शन या प्लेन का डायरेक्शन, तो प्लेन का डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन हमेशा क्या चीज होती है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अब कोई भी प्लेन डिफाइन करने के लिए, आई रिपीट, कोई भी प्लेन डिफाइन करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा। मैंने वो कॉन्सेप्ट सोचा कि ये मेरा प्लेन है, तो मैं उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस बता दूं, ओरिजिन से डिस्टेंस बता दूं और उसके नॉर्मल का डायरेक्शन बता दूं, तो मेरा प्लेन फिक्स हो गया। ये समझते हो? ओरिजिन से डिस्टेंस बता दूं और उसके नॉर्मल का डायरेक्शन बता दूं, तो मेरा प्लेन फिक्स हो गया। तो किस तरह से हुआ? मान लो ये ओरिजिन था, तो मैंने ओरिजिन से ही नॉर्मल देखा। ठीक है, ओरिजिन से ही नॉर्मल देखा, तो तुमको ये समझ में आता है, ओरिजिन से जो अगर नॉर्मल लिया तो वो मैंने एन कैप ले लिया, एन कैप ले लिया। ठीक है, काफी लोग इसको इधर से डिनोट करते हैं और वैसे कहीं से भी डिनोट कर सकते हैं। और उसकी डिस्टेंस मतलब d इज इक्वल टू डी, d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरे प्लेन की इक्वेशन होगी r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, r डॉट एन कैप मतलब अगर कोई भी पॉइंट यहां पे जिसका वेक्टर r है, ये r क्या है, प्लेन का कोई भी पॉइंट, पूरे प्लेन का कोई भी पॉइंट, अगर उस प्लेन को डॉट एन कैप लोगे तो दिस इज लाइक r का प्रोजेक्शन ऑन एन कैप, r का प्रोजेक्शन ऑन एन कैप। तो r का प्रोजेक्शन एन कैप पे क्या होगा? इट वुड बी d। क्यों? d क्या है? d इज दिस डिस्टेंस ना, दिस डिस्टेंस इज d ना, क्योंकि ये ओरिजिन था 0 0 0, उससे ही मैंने नॉर्मल लिया प्लेन पे, तो नॉर्मल का डायरेक्शन एन कैप हुआ और वो डिस्टेंस डी हुई। फिर प्लेन के किसी भी पॉइंट को अगर मैं एन कैप के साथ डॉट करूंगा तो द आंसर वुड बी डिस्टेंस डी। तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग नॉर्मल एन कैप एंड डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन इज इक्वल टू डी। ठीक है एवरीवन, ये ड्रॉ करो। ठीक है,
दो दो फॉर्म के प्लेन देखेंगे, एक हुआ डिस्टेंस फॉर्म का प्लेन देखेंगे और एक होगा पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर स्लैश नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, जिसमें r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी दिया है, जिसमें d की वैल्यू तुमको दी रहेगी। d की वैल्यू है क्या? d की वैल्यू है r क्या है? अच्छा, r r इज वेक्टर, r इज द वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑन प्लेन। मतलब r को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे के कैप, आई जे के में, यस, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर ही, मतलब जो मैं 2D में एक्स एंड वाई लिखते हैं, 3D में एक्स वाई जेड लिखते हैं, तो वेक्टर के टर्म्स में किसी भी पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, ये मेरा पहला फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ठीक है। सबको, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप, एन कैप क्या है? एन कैप इज द नॉर्मल, लिख लो, इज नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। तो प्लेन का अपना कोई वेक्टर नहीं होता, हमेशा प्लेन के रिस्पेक्ट में हम उसके नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दो फॉर्म होते हैं प्लेन के, एक ये हो गया नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्म और दूसरा हो जाएगा नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, उसमें क्या दिया रहेगा? उसमें तुमको नॉर्मल दी रहेगी और क्या दिया रहेगा? उसमें तुमको नॉर्मल दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? यस, उसमें एक पॉइंट दिया रहेगा ऑन द प्लेन। मतलब अगर ये मेरा प्लेन है, ये मेरा एक वेक्टर ए एक पॉइंट दे दिया, दिस इज द वेरिएबल पॉइंट आर, और ये एन कैप है। तो मुझको बस इतना बताओ, आर माइनस ए जो वेक्टर है और एन कैप जो वेक्टर है, ये आपस में क्या है? आर माइनस ए कैप और एन कैप वेक्टर आपस में क्या होंगे? यस, आपस में ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? आर माइनस ए इज द वेक्टर इन द प्लेन, ज्वाइन करके देख लो, ये प्लेन को तुम ब्लैक बोर्ड ही मानो, प्लेन को, तो ए और आर, इस बोर्ड पे कोई भी दो पॉइंट ले लो तो उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर बोर्ड पे रहेगा, और बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप है। तो आर माइनस ए और एन कैप आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इससे इक्वेशन कैसे निकली? इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through A and normal n cap is r minus A dot n cap would be 0। क्यों? क्योंकि पता है ना, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप वाले फॉर्म्स, उसी तरह मैं प्लेन की भी इक्वेशंस लिख रहा हूं। माजा पीते पीते, सही है, ठीक है। तो हमने दो फॉर्म देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। पहला है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, और दूसरा है आर माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। याद रखना, प्लेन में हमेशा नॉर्मल ऑफ प्लेन दिया रहता है, प्लेन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये लिखा है पासिंग थ्रू ए बार एंड नॉर्मल एन कैप इज,
ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब वही चीज है, प्लेन प्लेन में भी अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। अभी आते हैं उसके ऊपर, पहले वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म दादा, मुझको ये बताओ, दो प्लेन के बीच का एंगल, आई रिपीट, दो प्लेन के बीच का एंगल क्या उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होगा? यप। ठीक है, तो कभी भी दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने को बोलेंगे तो सीधे सीधे मैं उनके बीच के नॉर्मल का एंगल निकाल लूंगा। तो अगर मैं एंगल बिटवीन दो डिफरेंट प्लेन की इक्वेशन बताओ, दो डिफरेंट प्लेन की इक्वेशन बताओ, आर डॉट एन वन कैप इज इक्वल टू डी वन, आर डॉट एन टू कैप इज इक्वल टू डी टू। पहली प्लेन है जिसकी नॉर्मल n1 है और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से d1 है। दूसरा प्लेन है जिसका नॉर्मल n2 है और डिस्टेंस से ओरिजिन से डिस्टेंस d2 है। इसकी नॉर्मल, इसके एंगल बिटवीन प्लेन्स का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा। याद करो, दो वेक्टर के बीच का फॉर्मूला क्या होता है? n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। एवरीवन जो, अच्छा, ये n कैप दिया है, लेकिन काफी बार आपको n कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब डीसीज, यूनिट वेक्टर का मतलब डीसीज, लेकिन काफी बार नॉर्मल आपको डीसी के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा कि किस फॉर्म में लिया रहेगा? डीआरस में, डीआरस। तो या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा या फिर आपको दिया रहेगा आर डॉट एन वन बार इज इक्वल टू, मैंने कैपिटल D1 लिख दिया जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि वो D1, ये D1 अभी ओरिजिन से डिस्टेंस थी, ये D1 एक इस रेशियो में है। अगर आपको इसे डिस्टेंस बनाना पड़ेगा तो N1 बार को क्या बनाना पड़ेगा? N1 कैप, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? N1 बार को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? N1 कैप, उसके मॉड से। ठीक है, या फिर R डॉट N2 बार इज इक्वल टू D2। तो इसी वजह से मैंने एक्चुअली जहां पे भी आपको फॉर्मूला दिखेगा उस फॉर्मूले में यहां पे बार लिखा होगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा, आपको उस नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके मॉड है। अगर कैप दिया होता तो नीचे वाला मॉड 1 हो जाता। तो फॉर्मूला, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये सीधे सीधे स्केलर स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना। n1 डॉट n2 क्या होगा? n1 n2 cos थीटा। वो कैपिटल डी इस वजह से लिखा है कि स्मॉल d1, जब यहाँ पे n1 कैप होगा तो स्मॉल d1 इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जब यहाँ पे n1 बार हो गया मतलब इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, तो d1 को मैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं बोल सकता। अगर उसको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बनाना होगा तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा? n1 मॉड ऑफ n1 से, इधर मॉड ऑफ n2 से। यस, तो हो गया मॉड ऑफ n1 से मॉड ऑफ n2 से। ठीक है, एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, तो मुझको ऐसा सीधा सीधा बताओ, अगर मुझे r डॉट n1 बार इज इक्वल टू d के कोई पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, इसके कोई पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो वो क्या होगी? r डॉट
N1 बार इज इक्वल टू D डैश या D2, या ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेन्स। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, इफ अ प्लेन पैरेलल टू माय गिवन प्लेन हैज सम कंडीशन, तो वो जो पैरेलल प्लेन एज्यूम करोगे उसमें जो सिर्फ तुमको क्या निकालना होगा, D डैश, क्योंकि N1 और N1 दोनों का सेम रहेगा। दिस इज लाइक पैरेलल लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c के पैरेलल लाइन एज्यूम करना है, क्या करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c डैश, ठीक है। इट इज लाइक दैट, बट जस्ट दैट लाइन में जो स्लोप होता है वो लाइन का ही होता है, प्लेन में जो नॉर्मल होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर का होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, काफी लोग ये गलती करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब आते हैं एक्चुअली 3D के कार्टेशियन फॉर्म में। ये सब तो नॉर्मल फॉर्म था, आप नॉर्मल फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में एक स्टेप में कर सकते हैं, एक स्टेप में, ठीक है। किस तरह से मैं बताता हूं। नेक्स्ट पेज पे आओ। अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, क्या थी, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो मेरी हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। मुझको ये बताओ वेक्टर r क्या है। अगर मैं r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी लू, तो व्हाट इज वेक्टर r, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, मुझको ये बताओ एन कैप कौन सा वेक्टर होगा, एन कैप इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो मुझे एन कैप, अगर एन कैप एज्यूम करना है तो उसको मैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के मान लूंगा। इट इज अ लाइन ना, एन कैप इज अ लाइन जिसका डीसी, क्योंकि एन कैप था तो मैंने डीसी माना, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। मुझको ये बताओ कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। डू यू गाइज एग्री? दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, this is the equation of plane. If this is my plane, this is the equation of plane having distance d from origin and इसके नॉर्मल का डीसी है एल एम एन, इसके नॉर्मल का डीसी है एल एम एन, डीसी ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मुझे नॉर्मल दिया है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया है, मैं सीधे सीधे इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। अब समझ में आया? ये काइंड ऑफ जैसे लाइन की इक्वेशन होती थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन जब लाइन की, तुम्हें बताया गया होगा जनरल इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहां पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है। लेकिन मुझको बस ये बता दो, तुमको मोस्ट ऑफ द केस में डीसी दिया होगा कि डीआर दिया होगा, तुमको मोस्ट ऑफ द केसेस में डीआर दिया होगा, ठीक है, डीआर दिया होगा। तो जो डीआर दिया होता है वो डीआर एल एम एन की जगह किस फॉर्म में दिया होगा, डीआर
dr lmn की जगह क्या दिया होगा, एक न्यू वेरिएबल दिया होगा। वो न्यू वेरिएबल्स होते हैं, याद करो, लाइन के फॉर्म में भी बताया था ना, लाइन में बताया था, ए बी सी, डीसीज होते थे एल एम एन, डीआरस होते थे ए बी सी। ठीक है, तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन की जगह अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत ध्यान से रखना लिखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d equal to 0. This is the general equation of, this is the general equation of plane. Equation of plane ये है, जिसमें ABC क्या है, कैपिटल लिखना ABC। ABC क्या है, dr of normal, dr of normal। एनी आइडिया इस उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, कृष्णा माइनस डी, नहीं, सोचो थोड़ा सा सोचो, एक स्टेप बचा है। एनी आइडिया इस उसकी डिस्टेंस, इस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, हाँ नील सही है। ये डीआरस दिए हैं, डीआरस को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, डिवाइड बाय उसका मॉड। तो इस उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी इस प्लेन की मॉड डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी सारी चीजें समझ में आई? कैन यू रिलेट इट टू द वेक्टर इक्वेशन नाउ, कि ये मेरा प्लेन है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहेगा, उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, नॉर्मल का डीआरस, नॉर्मल के डीआरस, बस इतना तुमको पता होना चाहिए। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, उसके नॉर्मल का डीआरस। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हम उसके नॉर्मल के टर्म्स में ही रखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना होगा तो डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब बेसिकली मैं नॉर्मल के डीआरस को मैं डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, मॉड डी लगा दिया क्योंकि डी प्लस माइनस हो सकता है, पहले डी को उधर भेजते, उसके बाद पूरे रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करते, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती। ठीक है, ये अगर किसी को रिलेट करना है, ये किस तरह से रिलेट किया गया लाइन की इक्वेशन से, सबने इतना लिख लिया? सबने इतना लिख लिया? किसी को रिलेट करना है लाइन की इक्वेशन से, तो मैं बस वो ये वाला लिखने के, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को जब स्लोप फॉर्म में लिखते थे तो क्या करते थे, dy इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई एक्स माइनस सी बाई बी, स्ट्रेट लाइन में देखा था, तो उसका स्लोप क्या होता था, माइनस ए बाई बी, इंटरसेप्ट क्या होता था, माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो वो एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि तुमको किस फॉर्म में दिया गया है, उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका स्लोप इंटरसेप्ट वो सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझको बताओ, एनी प्लेन परपेंडिकुलर, सॉरी, एनी प्लेन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 वुड बी, एनी प्लेन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वुड बी, yes, only change would be cz plus d dash equal to 0। ये पैरेलल प्लेन्स होंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन द प्लेन क्या होगा,
अगर दो दो प्लेन्स दिए हैं, दो प्लेन्स किस तरह के दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अगर इनके बीच, नहीं अद्वैत, इनके बीच अगर एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये लाइन बिल्कुल समझ लो, जो जो लाइन में कर रहे थे ना, लाइन में भी आई थिंक ये देखा था, लाइन में भी दो लाइन के बीच भी निकाला था, वही चीज दो प्लेन के बीच भी, क्योंकि दो प्लेन में क्या हो जाएगा, प्लेन के बीच का मतलब उनकी नॉर्मल्स के बीच का एंगल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, दो लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लाइन, वो वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ा था, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन, अच्छा हाँ मैं रिलेट करता हूं, चलो, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन अपने 2D में c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, एक लाइन, एक जनरल लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, mod d upon root of a square plus b square plus c square. Distance between two parallel lines, mod of c1 minus c2 upon root of a square plus b square. Distance between these two planes, distance between these two planes, mod of d minus d dash upon root of a square plus b square plus c square. दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस वुड बी दिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। गॉट इट? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स वुड बी दिस। ठीक है, ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने? अच्छा, मुझको बताओ, एक पॉइंट की, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था 2D में? एक पॉइंट है x1 y1, उसकी लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x1 y1 को लाइन में पुट कर देते थे, याद आया?
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन ax1 प्लस by1 प्लस cz1, सॉरी cz1 नहीं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ x1 y1 z1 फ्रॉम ax प्लस by plus cz plus d equal to 0 would be equal to, yeah, is mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon ठीक है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जो लाइन में था वही प्लेन में हो जा रहा है, जो लाइन इन 2D था प्लेन इन 3D हो जा रहा है। ठीक है, नोटिस करो, अगर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन पूछ लिया होता, सपोज करो ओरिजिन, तो x1 y1 z1 क्या बन जाते, 0 0 0। तो मॉड डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो मैंने एक्सक्यूज मी, जो मैंने पहले बोला था आपको, एम आई करेक्ट, जो मैंने पहले बोला था वही चीज वापस हो गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दू, excuse me, let's solve the first question. What is disease of normal to, what is disease of normal to plane, मैं प्लेन की इक्वेशन दे दे रहा हूं, what are the disease of normal to the plane r dot 2i plus 3j plus 6k plus 7 equal to 0। क्वेश्चन है what is disease, what are disease, what are होना चाहिए, what are disease of normal to the plane r dot 2i plus 3j plus 6k plus 7 equal to 0। ठीक है, बहुत कम लोग इसको शायद सही कर पाए। इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन एज सच नहीं है, सही है, क्वेश्चन सही है, बस बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मिस कर देंगे कुछ लोग। ओके, कृष्णा नील दोनों ने सेम आंसर दिया, बट बाकी लोग और लोग भी आंसर दो। यस, हाँ अभी सही, अभी लोगों ने सही आने दिया। नहीं मनस्वी, तुमने तो डी आर बता दिया। क्या ये अगर कोई इसका डीआर बोले, डीआर तो डीआर में तो मुझे कभी कंफ्यूजन होती ही नहीं है। इसके डीआर है 2 3 6 डीआर। ठीक है, अच्छा अगर ये इसके डीआर है तो जानते हो इसके डीसीज क्या हो सकते हैं, इसके डीसीज 2 हो सकते हैं, इतना ध्यान रखना। अगर डीआर ये है तो उसके डीसीज 2 हो सकते हैं, मतलब सबसे पहले इसका मॉड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना बनता है, रूट ऑफ 49, तो 7। तो इसका डीसीज
2/7, 3/7, 6/7 भी हो सकता है, और -2/7, -3/7, -6/7 भी हो सकता है। ये समझ में आता है? मैं उसके मॉड से डिवाइड कर रहा हूं तो इस तरह से, क्योंकि डीआर्स में तुमने निगेटिव को पॉजिटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव को निगेटिव भी कर सकते हो। यानी अगर ये तीनों पॉजिटिव थे तो डीसीज इसके इन दोनों में कोई एक होगा। इसका मतलब आंसर इन दोनों में कोई एक होगा। अब कौन सा आंसर होगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहूंगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? r.n कैप = d। तो सबसे पहले मैं इस +7 को दूसरी साइड भेजूंगा, = -7। अब मैं 7 से नहीं, क्योंकि जो मॉड है, इसका मॉड है, इवन दो वो 7 है, लेकिन सामने क्या आता है? सामने क्या आता है? डिस्टेंस आती है। वो जो वैल्यू है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव। ऐसा समझो मैं ओरिजिन हूं, मेरा चेहरा ओरिजिन है, ठीक है? मेरे चेहरे से 5 यूनिट डिस्टेंस पे कितने प्लेन आ सकते हैं? एक 5 यूनिट डिस्टेंस पे सामने आ सकता है, एक 5 यूनिट डिस्टेंस पे पीछे आ सकता है। नहीं, ऊपर नीचे नहीं, मैंने नॉर्मल फिक्स कर रखा है, नॉर्मल फिक्स कर रखा है। मैं ओरिजिन हूं और नॉर्मल मेरा बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा वाला है, ठीक है? तो एक नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल का डिसीज पॉजिटिव साइड होगा आगे साइड, तो पीछे नॉर्मल का डिसीज निगेटिव साइड होगा, ठीक है? तो 5 यूनिट डिस्टेंस पे अगर इधर वाला प्लेन पॉजिटिव है डिसीज के साथ, तो मेरे पीछे वाला प्लेन 5 यूनिट डिस्टेंस पे डिसीज निगेटिव होगा, ठीक है? तो वही चीज है, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे -7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे = इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। तो मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 7 से। 7 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि इसका मॉड 7 है। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती वो होती r.-2/7 i कैप -3/7 j कैप -6/7 k कैप = 1। तो ये मेरा n कैप है, एंड 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन? ग्रेट, ठीक है। सब लोग अपने स्टेट बोर्ड की बुक के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, स्टेट बोर्ड की बुक के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? 3D लाइन प्लेन, यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्टेट बोर्ड बुक, ठीक है? अच्छा, एवरीवन वेक्टर इक्वेशन में भी दो तरह के नॉर्मल्स दिए जाते थे। कार्टेशियन इक्वेशंस में भी दो तरह के दिए जाएंगे। हाँ द्विज, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन में भी दो तरह के प्लेन दिए जाएंगे। पहला प्लेन नॉर्मल्स दे रखा है और डी दे रखा है। दूसरा क्या होगा? नॉर्मल दे रखा है और नॉर्मल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है प्लेन पे, नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल पॉइंट मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन having drs of normal as a, b, c and passing through कहां से पास हो रहा है? पॉइंट से। कौन सा पॉइंट? x1 y1 z1,
ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन होती है, एक प्लेन की इक्वेशन जिसका dr नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल का dr दे रखा है और पासिंग थ्रू x1 y1 z1, वो ये होती है। ये इक्वेशन कहां से आती होगी? ये इक्वेशन आती है r माइनस a डॉट n बार इज इक्वल टू 0 से। क्या तुमको दिख रहा है? क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? ये दोनों इक्वेशन सेम है, सामने 0 है, n बार दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो r माइनस ए बार वेक्टर जानते हो क्या होगा? x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, और n बार वेक्टर होगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? ठीक है, यस। तो ये दूसरी फॉर्म है जो आपको याद रखनी होगी। तो हमको दो दो फॉर्म में नॉर्मल, दो फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, या फिर a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें और देखेंगे, फिर उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। याद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी लाइन में फॉर्मूला होता था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या होता था? अगर h कॉमा k इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, याद करो, इफ h कॉमा k इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1, तो h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला? और आधे लोग को याद होगा, आधे लोग को नहीं याद होगा। और इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन फ्रॉम अ लाइन, दोनों का फॉर्मूला होता था। तो इमेज का भी फॉर्मूला होता था एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला होता था, बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्मूला होता था, सिर्फ एक फैक्टर 2 आ जाता था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां पे भी होगा। अगर ये पॉइंट, मतलब सबसे पहले मैं थ्योरी वैसा समझा देता हूं। अगर ये प्लेन है और ये पॉइंट है जिसका मुझको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो सीधे सीधे अल्फा बीटा गामा को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो जाता था वो हो जाता था अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी। अच्छा ये सॉरी, ए बी सी मैंने छोटा लिख दिया, कैपिटल कैपिटल होते हैं। ए बी, वो बीटा है और नीचे बी है, समझ? ठीक है, गामा माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ब्रैकेट में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता था। और अगर
अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश कॉमा गामा डैश है, अगर इमेज अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश है, मतलब किसकी इमेज, इसकी, तो उसका फॉर्मूला अल्फा डैश माइनस x1 अपॉन ए, बाकी दोनों मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ तीसरा वाला लिख दे रहा हूं, मतलब बाकी दोनों सेम ही होता है, बीटा डैश माइनस गामा माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है एवरीवन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए है, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूं, माय क्वेश्चन इज एवरीवन, माय क्वेश्चन इज फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये इमेज है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, ये इमेज का फॉर्मूला है। ठीक है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू x plus y plus 3z minus 4 equal to 0. Find the foot of perpendicular from this plane onto everyone, solve करो। अच्छा, क्या ये ओरिजिन इस प्लेन पे लाई करता है, क्या ओरिजिन इस प्लेन पे लाई करता है, नहीं, क्यों नहीं लाई करता, क्योंकि अगर मैंने 0 0 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस 0 प्लस 3 0 माइनस 4 इक्वल टू, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, दिस इज एग्जैक्टली लाइक जैसे जैसे लाइन में करते थे वैसे वैसे हम प्लेन में भी वही सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, एवरीवन प्लीज डू इट। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू दिस। ध्यान रखना यहां पे मॉड नहीं होता है, ये ब्रैकेट है, ये मॉड नहीं है, ऊपर ये मॉड नहीं है, दिस इज प्योर ब्रैकेट। तो यहां पे x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 0 है, x1 y1 z1 0 है, मुझे निकालना क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, ए बी सी क्या है, ए बी सी आई थिंक 1 1 3, चाहो तो यहाँ पे -0 -0 -0 लिख लो। अच्छा, उस साइड ax1 यानी 0, by1 0, cz1 0 प्लस डी, डी क्या है -4, तो अगर मैं इस पूरे को रफ करके -4 लिख दूं तो अच्छी बात है, तो न्यूमिनेटर में -4 आएगा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आई थिंक 11 आ जाएगा, तो इस साइड 4/11 है, तो आई थिंक अल्फा 4/11 बन जाएगा, बीटा भी 4/11 बन जाएगा, गामा 12/11 बनेगा, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एम आई करेक्ट?
4/11, 4/11, 12/11। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? यहां तक सबको समझ में आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करना? तो इस तरह से जितना आप जो आप स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं वही आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रेट लाइन में वर्क करते थे वही चीज प्लेन में हो जाएगा। ठीक है, बस प्लेन में ये चीज याद रखना, जो ABC रेशियोज हैं वो उसके नॉर्मल के हैं, प्लेन के नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म याद है? लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म एनीवन, किसी को याद है? x/a plus y/b is equal to 1, where a are the x-axis intercept, b is the y-axis intercept। याद है? लाइन में x/a plus y/b 1 है, तो प्लेन में भी इंटरसेप्ट फॉर्म आता है। अगर ये 3 एक्सिस है और यहां पे अल्फा, ये बीटा, ये गामा है, मतलब अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। अगर ये 3 इंटरसेप्ट दे रखे हैं, मतलब इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा गामा, या काफी बार बुक में इंटरसेप्ट को ABC ही बोलते हैं। मैंने अल्फा बीटा गामा इस वजह से कर दिया कि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरसेप्ट को भी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, मतलब ये चीज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं है, ये साइंड है, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो वो -3 रहेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट हमेशा, इंटरसेप्ट और डिस्टेंस में डिफरेंस होता है। व्हेन आई से इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज -3, तो वो -3 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो एक प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट से पास करे। मुझको ये सिर्फ इतना बता दो, एक प्लेन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए तुम्हें? एक प्लेन के लिए यू नीड मिनिमम 3 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से तुम प्लेन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन जाते हैं। ठीक है, खुद ही सोच लो, ये 2 पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन जाएंगे। यू नीड 3 पॉइंट्स टू फाइंड अ प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन हो जाती है इस प्लेन की x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये जो स्मॉल ABC है ये इंटरसेप्ट है। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जहां पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर x y एंड z इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज समझे? तो अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, इस इस सीधे से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, सब लोगों ने ये लिख लिया? तो मैं ऐसा बोलूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which
makes a triangle with coordinate axis whose centroid is अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बना रही है जिसका सेंट्रॉइड अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा प्लस ओके। हाँ हाँ सही सही है, सही आंसर दे रहे हैं काफी लोग। मतलब अगर किसी को फिगर समझना है तो फिगर ऐसा समझो, ये ट्राइंगल का प्लेन है जिसका सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा दे रखा है। अच्छा, इस ट्राइंगल का अगर सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा है तो एनी आइडिया ये पॉइंट्स क्या होंगे? ये पॉइंट्स होंगे 3 अल्फा कॉमा 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 3 बीटा कॉमा 0, 0 कॉमा 0 कॉमा 3 गामा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। लेकिन अच्छी बात है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले हैं, तो x1 प्लस 0 प्लस 0 बाई 3 इज इक्वल टू अल्फा। तो x1 की वैल्यू 3 अल्फा मिल गई, तो तुरंत मेरा इक्वेशन बन गई। x बाई 3 अल्फा प्लस y बाई 3 बीटा प्लस z बाई 3 गामा इज इक्वल टू 1। क्लियर एवरीवन? तो काफी बार इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे रखी होंगी और तुमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना होगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला था, एक प्लेन के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने 3 पॉइंट भी दे दिए तब भी आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं, 2,2,1, 9,3,6 एंड 3,0,0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2,2,1, 9,3,6 एंड 3,3,0। अच्छा, 2 मेथड है, पहला मेथड मैं बता दे रहा हूं लेकिन वो करना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, प्लेन में कितने वेरिएबल्स होते हैं? प्लेन की इक्वेशन के लिए कितने वेरिएबल्स होते हैं? प्लेन की जनरल इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं?
ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 में कितने वेरिएबल्स हैं? होते कितने हैं? काफी लोग 4 बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली होते 3 है, क्योंकि मैं डी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूं और 3 ही वेरिएबल बना सकता हूं। जैसे लाइन में कितने वेरिएबल होते हैं? अगर आप जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखें तो y ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, 3 वेरिएबल। लेकिन एक्चुअली देखें y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सिर्फ 2 वेरिएबल, मतलब स्लोप, इंटरसेप्ट, 3 ही वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो a b c अगर मैं d के टर्म्स में निकाल लूं, ठीक है, a इज इक्वल टू समथिंग इन d, b इज इक्वल टू समथिंग इन d, c इज इक्वल टू समथिंग इन d, तो रख के पूरा d कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स 3 होते हैं, यानी आई नीड 3 इक्वेशंस। तो ऐसा समझो दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये करेंगे नहीं। अगर मैंने ये तीनों पॉइंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हाउ मेनी इक्वेशन आई विल गेट? I will get 3 इक्वेशन, I will get 3 इक्वेशन। लेकिन उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एबीसी निकाल सकता हूं। ठीक है, 3 इक्वेशंस सॉल्वेबल है। ठीक है, 3 इक्वेशन, बट मैं एक डायरेक्टली निकालूंगा। कैसे निकालूंगा मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, इसमें एक पॉइंट है 2, 2, 1। इसी प्लेन में एक पॉइंट है 9, 3, 6। इसी प्लेन में एक पॉइंट है 3, 0, 0, और इसी प्लेन का एक जनरल पॉइंट है। एवरीवन एग्री? इस प्लेन में ये चारों पॉइंट होने चाहिए। एनी आइडिया? फोर कोप्लेनर पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन होती थी? 4 कोप्लेनर पॉइंट्स की कंडीशन। फोर को अभी पिछले मतलब वेक्टर्स में पढ़ाया था मैंने। वेक्टर्स में अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है, पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर, तो एक तो उसमें मैंने वो बोला था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो, या x माइनस x1, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट, कौन सा एक डिटर्मिनेंट 0 करना होगा? कौन सा एक डिटर्मिनेंट? ऐसे समझो, 3 वेक्टर एक प्लेन में बना दूंगा मैं। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ये तीनों वेक्टर को एक प्लेन में बना दूंगा। पहला वेक्टर क्या होगा? x माइनस 9, y माइनस 3, z माइनस 6। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या होगा? दिस इज लाइक x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, देन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर तीसरा x1, x3 माइनस x1 या x3 माइनस x2, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारा x वाला सिर्फ एक में आ जाएगा, बाकी दोनों वेक्टर्स बाकी तीनों से बने, मतलब 9 माइनस 2, 3 माइनस 2, 6 माइनस 1। तीसरा 2 माइनस 3, 2 माइनस 0, 1 माइनस 0। डू यू गाइज एग्री? This is like x minus x1, x minus x2, x minus x3, x2 minus x1, y2 सॉरी x, मैंने x बोल दिया, सॉरी, x minus x1, x2 minus x1, इसको x3 minus x1 भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, और ये डिटर्मिनेंट गंदा ओपन नहीं है, ये सब वैल्यू हो जाएंगी, ओपन करोगे एक लाइन में ओपन होके आंसर आ जाएगा। एवरी? तो प्लेन में जब भी प्लेन की इक्वेशन है, तो अगर तुमने प्लेन के 3 वेक्टर बना लिए और उनको एक डिटर्मिनेंट में रख दिया, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आई रिपीट, मैंने प्लेन में 3 वेक्टर बना लिए, तो मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, ऐसा डिटर्मिनेंट
कि वो प्लेन के तीन वेक्टर्स उस डिटर्मिनेंट में हो। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करें, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करें। यस, आई रिपीट, मुझको एक डिटर्मिनेंट में तीन वेक्टर्स ऑफ द प्लेन पुट करना है। दैट्स इट। So my next question is, find equation of plane passing through, क्वेश्चन वही है, find equation of plane passing through 1, 2, 3 and passing through 1, 2, 3 and containing line x minus 2 by 5, y minus 3 by 6, z plus 2 by 1. Find equation of plane passing through 1, 2, 3 and containing line x minus 2 by 5 is equal to y minus 3 by 6 is equal to z plus 2 by 1. मुझको एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिसमें तीन वेक्टर्स हो जो प्लेन का पार्ट हो, ऐसा सोचो। एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिसमें तीन वेक्टर्स हो जो प्लेन का पार्ट हो। सबसे पहला तो आपको x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी एक्स में एक्स एक्स क्यों लिख दिया, ये पहला, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। x माइनस 1, वाई माइनस 2, जेड माइनस 3, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉइंट प्लेन का है और एक्स वाई जेड मेरे पॉइंट ऑन द प्लेन है। ठीक है, अच्छा, क्या मुझे प्लेन पे एक और कोई पॉइंट पता है? क्या मुझे प्लेन पे एक और कोई पॉइंट पता है? क्या मेरा पॉइंट 2, 3, 2 भी प्लेन पे ही है? क्योंकि वो लाइन पे है और जो लाइन का पॉइंट है वो प्लेन का पॉइंट है, 2, 3, 2। तो मेरा दूसरा वेक्टर होगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3। ऐसा समझो, ये मेरा x2, y2, z2 हो गया और ये मेरा x1, y1, z1 हो गया। एक पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, क्या मुझे प्लेन में कोई वेक्टर भी पता है? 5, 6, 1। क्यों 5, 6, 1? क्योंकि ये लाइन का वेक्टर है ना, लाइन का dr है 5, 6, 1। और क्या लाइन का dr और प्लेन के अंदर का वेक्टर सेम होगा? क्योंकि लाइन कंटेन्स, सॉरी, प्लेन कंटेन्स द लाइन। ठीक है, सो दिस वे वी कैन, क्या करना पड़ेगा ये डिटर्मिनेंट को, दिस डिटर्मिनेंट
इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। दिस इज लाइक, ये मेरा प्लेन था, उसमें मुझको एक पॉइंट दे रखा था और एक लाइन दे रखी थी, ठीक है। तो मैंने एक लाइन का वेक्टर ले लिया, एक पॉइंट का एक्स वाई जेड से वेक्टर ले लिया, और इस पॉइंट को इस लाइन के एक पॉइंट से वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो मेरे 3 वेक्टर्स मुझको मिल गए। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो ये प्लेन का, बेसिक प्लेन का कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट होता था, वैसे बिल्कुल बेसिक प्लेन का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म होता है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के एंड में एक कॉन्सेप्ट होता था फैमिली ऑफ, सर इट विल बी 2 3 - 2, 2 3 - 2, क्यों 2 3 - 2, यस 2 3 - 2, इट वुड बी माइनस, क्योंकि पॉइंट है माइनस, पॉइंट है 2 3 एंड -2 पॉइंट है एवरीवन, z माइनस, तो वहां पे -2 कर लो, ठीक है, ठीक है। जिस तरह लाइन में एक फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट होता था, उसी तरह प्लेन में फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट होगा। मतलब द फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। सबको अपने साइड में कहीं 2 वॉल्स दिख रही हैं, 2 वॉल घर की 2 वॉल इंटरसेक्ट करके मुझको क्या दे रही है? घर की कोई भी 2 वॉल इंटरसेक्ट करके मुझको क्या दे रही है? इट इज गिविंग मी अ लाइन। तो फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट है 2 प्लेन को इंटरसेक्ट करके, पैरेलल नहीं होंगी ऑब्वियसली, दोनों वॉल्स इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। तो फैमिली ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट है कि ऑल द प्लेन्स विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, ठीक है। एवरीवन हेडिंग डाल लो, फैमिली ऑफ प्लेन्स। जितना इजी फैमिली ऑफ लाइन होता था, वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन है। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल निकालना होता होगा। कौन सा वेरिएबल? फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होंगे? लैम्डा निकालना होगा। वो L1 प्लस लैम्डा L2 होता था, ये क्या होगा फैमिली ऑफ प्लेन्स? P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1। P2 मतलब A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। मतलब कौन सी 2 प्लेन? मतलब मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है बुक के उससे, तो ऐसा समझो बुक की एक्सिस, अगर मैं कोई, ये मेरे 2 पेजेस हैं, तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अक्रॉस पूरी बुक को ऐसा रोटेट करोगे ना, वो सारे फैमिली ऑफ प्लेन्स होंगे। समझ में आ रहा है? इस एक्सिस, ये लाइन से पास करने वाली सारी हेडिंग है फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारी फिक्स हो जाएगी, तो पूरा ऐसा इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, तो उस हिसाब से मुझको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दूं? मैं क्वेश्चन दूं? फैमिली ऑफ प्लेन्स समझ में आया? फैमिली ऑफ प्लेन समझ में आया? तो सीधा सा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूं, फाइंड द प्लेन which passes through intersection of these 2 planes and having distance from origin 5 unit। I repeat, क्या कह रहा हूं मैं? फाइंड द प्लेन which passes through intersection of 2 different planes, दोनों प्लेन की इक्वेशन दी रहेगी, and having the distance from origin as 2 units या 5 units। तो क्या करना पड़ेगा?
P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब A1 प्लस लैम्डा A2 x। ओरिजिन से किसी भी प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? मॉड d अपॉन रूट ऑफ दिस। तो यहां पे क्या होगा? d1 प्लस लैम्डा d2 का मॉड अपॉन रूट ऑफ A1 प्लस लैम्डा A2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इक्वल टू 2 यूनिट्स। ऑब्वियसली d1 d2 A1 A2 सब कुछ दिए रहेंगे। ऑल आई नीड टू फाइंड आउट इज लैम्डा। ठीक है, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे दिया हो सकता था, फाइंड द प्लेन। हमेशा इसकी लाइन, पहली लाइन वैसी ही होगी, फाइंड द प्लेन विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2, 3। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3D में when I talk about JEE Mains, I repeat, when I talk about JEE Mains, प्लेन ऑलरेडी काफी न्यू चीज है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देंगे JEE Mains में। ठीक है, तुमने अगर उसको लाइन से रिलेट कर लिया तो तुमसे कर लोगे। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 4x plus 4y minus 5z is equal to 12, 8x plus 12y minus 13z is equal to 30। मुझको इन दोनों प्लेन से इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन बनेगी, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये 4 है। एवरीवन, मुझे इन दोनों प्लेन से इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, एनी आइडिया लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे कौन सी दो चीज चाहिए होती है? लाइन की इक्वेशन 3D में, 3D में लाइन की इक्वेशन, दो तरह की लाइन की इक्वेशन बनती थी 3D में, पॉइंट डायरेक्शन या 2 पॉइंट। एवरीवन, पॉइंट डायरेक्शन या फिर 2 पॉइंट। मैं दोनों मेथड से बता दूंगा। तुमको ऐसा आइडिया लगता है, कैन यू फाइंड आउट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम? 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना किस तरह से निकल सकता है? सॉल्व साइमल्टेनियसली, लेकिन साइमल्टेनियस सॉल्व करने में तुमको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज लाइक, अगर मुझे एक लाइन पे कोई भी एक पॉइंट निकालना होता है, एक ही लाइन पे एक पॉइंट निकालना होता है, तो मैं सबसे इजी वाला पॉइंट क्या निकलता है? किसी भी लाइन पे एक पॉइंट निकालना है, व्हाट वुड बी द इजीएस्ट पॉइंट? कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले पॉइंट्स ना, जिसमें x को 0 डाल दोगे तो y मिल जाएगा, या y को 0 डाल दोगे तो x मिल जाएगा। तो इसके लिए भी अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो पहले वाले इसमें मैं x को 0 डाल दूंगा, तो मेरे क्या सॉल्व करना रहेगा? 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 12, 12y माइनस 13z इज इक्वल टू 32। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक पॉइंट मिल जाएगा, x0 y एंड yz। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या 0 कर दूं? y 0 कर दूं। अगर तीसरा निकालना है तो z 0 कर दूं। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग पॉइंट्स ऑन लाइन। दूसरे केस में मैंने
y 0 कर दिया, तो मुझे क्या सॉल्व करना होगा? एग्री? आई नीड टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट निकल जाता है, जो एक पॉइंट निकलता है वो सॉल्व किया गया है। एक z0 कर दिया तो भी निकल जाएगा, तो मेरे पास z0 वाला पॉइंट मेरे पास है, तो z0 वाला पॉइंट निकलता है 1, 2, 0। ठीक है, अच्छा, एक वे है तीन तीन पॉइंट या 2 पॉइंट निकाल के। दूसरा वे मैंने क्या बोला था? पॉइंट एंड डायरेक्शन निकाल के। पॉइंट एंड डायरेक्शन निकाल के, जानते हो वो कैसे निकलेगा? दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 1, जिसमें मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए एंड देन आई यूज 2 पॉइंट फॉर्म। मेथड 2, वो भी अंडरस्टैंडिंग वाइज समझ लो। मुझे ऑलरेडी एक पॉइंट तो पता है, अब मुझे लाइन का डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, अगर मुझे लाइन का डायरेक्शन चाहिए तो मुझको बताओ ये डायरेक्शन क्या है? 4, 4, -5। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन डायरेक्शन। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड प्लेन डायरेक्शन। अगर मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो क्या इन दोनों का, अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, आई रिपीट, अगर मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो वो क्या बनेगा? विच विल कम बैक ऑन बोथ द प्लेन। मेरा ये कहना है कि एक पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरा दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ नॉर्मल। इट विल कम बैक टू बोथ द प्लेन, बट दोनों प्लेन में कॉमन वाला पोर्शन पे, तो वो क्या बनेगा? दैट वुड बी द, आई रिपीट, दैट वुड बी द, मैं रिपीट करता हूं, दैट वुड बी द, बोलो, लाइन। कौन सी लाइन? ये दो प्लेन थे ना, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, दोनों का परपेंडिकुलर वापस आके ये बीच वाली लाइन ही देगा। तो मुझको क्या करना है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के 4, 4, -5, 8, 12, -13, जो भी ये निकलेगा वो उस लाइन का dr हो जाएगा। जो भी ये वेक्टर निकलेगा दैट वुड बी द dr ऑफ द लाइन। ठीक है, that would be the dr of the line। ठीक है, गॉट इट? एवरीवन क्लियर? तो एक पॉइंट मैं ये यूज कर लूंगा, और आई थिंक ये जो निकलता है वो मैं बता दे रहा हूं, वो आई थिंक ये जो निकलता है वो निकलता है 4, 4, -5, 8, 12, -12, 8i प्लस 12j प्लस 16k। तो मेरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, जो मेरा आंसर हो जाएगा वो सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं, x -1/8, y -2/12, z -0/16। ठीक है, या 8, 12, 16 में कॉमन डिवीजन को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? अच्छा,
अगर मुझे एक प्लेन और एक लाइन के बीच एंगल निकालना है तो मुझे मुझे कैसे पता चलेगा एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल? एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। ये मेरा प्लेन है, ये मेरी लाइन है, ठीक है। मैंने प्लेन को वैसे, ठीक है। तो जानते हो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन वुड बी 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड इट्स नॉर्मल। क्योंकि प्लेन की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्लेन, तो मेरा आंसर है, माई आंसर इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। और तुम्हें लाइन दी है तो लाइन का dr दिया है, प्लेन दिया है तो प्लेन के नॉर्मल का dr दिया है। तो अगर तुमको दो dr दिए हैं तो तुम आंसर निकाल सकते हो। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड? अगर मुझे प्लेन दिया है तो मैं प्लेन का dr लिख सकता हूं। अगर मुझे नॉर्मल दिया है, अगर प्लेन दिया है तो प्लेन के नॉर्मल का dr लिख सकता हूं। अगर मुझे लाइन दी है तो मुझे लाइन का dr पता है, ठीक है। तो निकाल के 90 माइनस थीटा। एवरीवन, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Everyone, last question of the day. Find distance of 1 comma minus 2 comma 3 from find distance of point 1 comma minus 2 comma 3 from plane x minus y plus z is equal to 5। अगर सिर्फ इतना दिया होता तो क्या कर रहे होते? सिर्फ इतना दिया होता तो क्या कर रहे होते? क्या आंसर होता? मेरा वो वाला फॉर्मूला होता, ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon this root of, ठीक है। बट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन measured parallel to line, measured parallel to line। मतलब अब इस पॉइंट की डिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन वो डिस्टेंस सीधे सीधे नॉर्मल डिस्टेंस नहीं चाहिए, वो डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। एवरीवन, 1 मिनट 2 मिनट दिया है, करो, कोशिश करो करने की। सीधे सीधे हो सकता है, कार्टिजियन में करो, बहुत आराम से हो जाएगा। सीधे सीधे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। एवरीवन ट्राई इट। मैं 2 मिनट देता हूं। क्या कोई जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्लेन पे किस पॉइंट पे कट करेगा या किस पॉइंट पे जाएगा वो निकाल सकता है? बस वो निकाल लोगे तो 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस निकाली जा सकती है। एवरीवन सोचो, एक एक 2 मिनट है।
जानते हो क्या क्या पूछा गया है? मेजर पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब अगर मैं एक नई लाइन लिख दूं, x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 z माइनस 3/-6, ये कौन सी लाइन है? दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस. कैन यू डू यू गाइस एग्री? दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस. क्यों? हो गया ना मतलब. सो नाउ अब मेरा क्वेश्चन, ये मेरी लाइन उड़ गई, अब मुझको इस लाइन से भी कोई मतलब नहीं, और अब मेरे लिए ऐसा हो गया कि इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो प्लेन को कट कर रही है, तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूं. ये वाला पॉइंट कैसे निकालूं? किसी भी लाइन पे जनरल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे? इक्वल टू लैम्डा करते थे. तो जनरल पॉइंट क्या बना इसका? 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 6 लैम्डा प्लस 3. ये समझ में आया? दिस इज अ जनरल पॉइंट. कौन? ये जनरल पॉइंट अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो. इफ आई सेटिस्फाई दिस पॉइंट हेयर, तो मुझे लैम्डा मिल सकता है. मतलब x की जगह 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 5 कर दिया. आई विल गेट माई लैम्डा. और जैसे ही लैम्डा मिल गया मुझे ये पॉइंट मिल गया. और ये पॉइंट तो मुझको ऑलरेडी पता था, 1 माइनस 2 3, और आई विल गेट दिस पॉइंट. तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं. ठीक है. तो मैंने क्या किया है? लाइन को प्लेन के साथ सॉल्व कर लिया है, और लाइन प्लेन के पास कहां इंटरसेक्ट हो रही है वो वाला पॉइंट निकाल लिया है. गॉट इट? ठीक है. तो एवरीवन फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव एवरीथिंग इज डन फ्रॉम द 3D पॉइंट ऑफ व्यू. ऑब्वियसली एडवांस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चीजें बची हैं, वो मैं एडवांस की शीट्स एंड एडवांस के टाइम कराऊंगा. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि एडवांस में वही आएगा, एडवांस में ये सारी चीजें आती है, मतलब ऐसा भी आ सकता है. कुछ एक दो चीजें एडवांस में और डिफिकल्ट आ जाता है, मतलब. ठीक है. लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप आ जाता है, स्फेरिकल चीजें आ जाती हैं, थोड़ी सी चीजें आ जाती है. ठीक है. हाँ, बोर्ड्स का तो ऑब्वियसली डन है. बोर्ड्स का क्या है? ठीक है. बोर्ड्स बोर्ड्स मेंस एडवांस का भी डन है. मतलब रेयर चांस है कि एडवांस में इससे डिफिकल्ट आए. काफी बार एडवांस में यही सारी चीजें आती है. ठीक है एवरीवन. सो मैं एक बार देख लूंगा आपके इंडिविजुअल सेंटर्स पे कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं. मेरा पोर्शन डन हो चुका है. मेरा पोर्शन मतलब जो चैप्टर्स मैं पढ़ाता हूँ, किसी चैप्टर्स में कहीं स्टैट्स बचा होगा तो कहीं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बचा हो सकता है. अलग अलग सेंटर्स पे कुछ अलग अलग बचा हो सकता है. हाँ, ये लेक्चर यहाँ तक डन है. नाउ इसके बाद वी वुड फोकस ऑन रिवीजन. उसका मैं प्लानिंग बना के आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है. हाँ, तो हम विशाल सर को मैंने बोल रखा है, विशाल सर से एक बार बात कर लो, उनको रिमाइंड कर दो. आई थिंक 10-11 के आसपास. ठीक है. हाँ ठीक है एवरीवन. चलो, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं रिवीजन में. हाँ ठीक है. बाय एवरीवन. यस, बाय. ठीक है. पूरा मैं प्लानिंग सब शेयर करूंगा सबके साथ. ऑलमोस्ट 3 से 4 शीट्स मिलेंगी आपको हर चैप्टर की. प्री शीट मतलब एक जो लेक्चर से पहले आपको शीट करनी होगी. पोस्ट शीट में 3 तरह की शीट्स होंगी, एक सीईटी, एक मेंस एंड एडवांस. ऑब्वियसली जो आपका टारगेट है उतनी शीट्स करनी है. एडवांस वालों को चाहे तो सीईटी स्किप कर दे, मेंस एंड एडवांस करना होगा. मेंस वालों को सीईटी एंड मेंस दोनों करनी होगी, सीईटी वालों को तो सीईटी करनी होगी. बट प्री शीट जो मिलेगी वो सबको करनी है. बिफोर एवरी लेक्चर हर चैप्टर की आपको प्री शीट मिलेगी. ठीक है.
अब पूरे 25 to 30 शीट्स मिलेंगी जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी। ठीक है, यस, चलो एवरीवन, बाय बाय। बाकी सारी चीजें आप लोग को इन्फॉर्म की जाएंगी।